हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 21 मई को आपका HCS प्रीलिम्स का एग्जाम है, जिसके रिगार्डिंग हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, दैट इज द राउंड अप सीरीज, जिसमें पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। ऑलरेडी हमने कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रैंक्स और रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो बहुत बार यूपीएससी में भी और इवन HCS के अंदर भी बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये वाली जो रिपोर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है या फिर इंडिया का कितना रैंक है। तो रैंक्स और रिपोर्ट्स को हम 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक कोर्स मिल जाएगा HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसमें फ्री रिसोर्सेज करके एक फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर सारी की सारी जो PDFs हैं वो अवेलेबल रहेंगी। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीलिम्स में बैठने से पहले आपको बहुत सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो दिए होने चाहिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे पहली रिपोर्ट से, दैट इज रिलेटेड टू सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि कंट्रीज को रैंक करता है सर्विसेज की ट्रेड में। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनको एक पर्टिकुलर स्कोर दिया जाता है जो कि 0 और 1 के बीच रहता है। यहाँ पे 0 स्कोर का मतलब है कि उस कंट्री का जो सर्विसेज सेक्टर है वो फुल्ली ओपन सेक्टर है, मतलब कि सर्विसेज के अंदर जो ट्रेड है उसके अंदर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वेयर एज अगर किसी कंट्री का 1 स्कोर आता है, इसका मतलब उस कंट्री का जो सर्विसेज सेक्टर है वो टोटली क्लोज्ड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पे देखा गया है कि जापान जो है उसका फर्स्ट रैंक आया है, दैट मीन्स 0 स्कोर आया है। और यहाँ पे जापान का जो सर्विसेज सेक्टर है वो सबसे ज्यादा ओपन है। वेयर एज अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया का रैंक 47th आया है और पिछले कुछ सालों से इंडिया ने इस रैंक को इम्प्रूव किया है। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि इंडिया का सर्विसेज सेक्टर जो है वो ओपन हो जाए। ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बार इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। 2014 से इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स को देखा जाता है सर्विसेज के ही, और मेंबर कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया जाता है। बात कर लेते हैं OECD के बारे में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिकली कंट्रीज के बीच में कोऑपरेट करेगी और डेवलपमेंट की राह पर चलेगी। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो OECD है ये 1961 में बनाई गई थी और अल्टीमेटली इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पे कुछ आपको इसकी मेंबर कंट्रीज जो हैं ये देखने को मिलेंगी। वेयर एज अगर आप देखेंगे कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, OECD का मेंबर नहीं है, आपने इस चीज को ध्यान देना है। वेयर एज इंडिया एक इकोनॉमिक पार्टनर है, लेकिन जिस टाइम पे रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती हैं तो उस टाइम पे इंडिया को भी और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, उनको रैंक किया जाता है। OECD का जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है। 38 मेंबर स्टेट हैं। इसके अलावा OECD और भी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है, जैसे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट एंड OECD बेटर लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज फॉर 2023। तो ये जो रिपोर्ट है ये फॉर्च्यून मैगजीन, जो कि अमेरिका की मल्टीनेशनल बिजनेस मैगजीन है, तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। और ये मैगजीन जो है वो कंपनीज को रैंक करता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट एडमायर्ड कंपनी कौन सी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एप्पल है वो कई सालों से टॉप करती आ रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारी जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसको भी इस लिस्ट में सबसे पहली बार ऐड किया गया है। वेयर एज इंडिया की और कोई भी कंपनी इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स इंडेक्स 2023। तो बेसिकली इस रिपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये रिपोर्ट बात करती है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। बेसिकली अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं कि आपके माइंड से आपने जो भी चीजें क्रिएट की हैं, जो भी चीजें इन्वेंट की हैं,
तो उस इन्वेंशन को यहाँ पे अलग अलग पेटेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। इवन यहाँ पे कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स के पर्टिकुलर लोगोज देखने को मिलेंगे, जिन लोगोज को कोई और कंपनी जो है वो कॉपी नहीं कर सकती। तो इसी को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो दिए जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये रिपोर्ट रिलीज करती है और कंट्रीज को रैंक करती है कि कौन सी कंट्री के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है या फिर सबसे ज्यादा सेफ है। क्या उस कंट्री के अंदर पेटेंट्स और जो कॉपीराइट्स हैं उसकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको जल्दी पेटेंट मिल जाते हैं। तो इसी चीज के रिगार्डिंग ये जो रिपोर्ट है ये बात करती है। और पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है इंडिया का जो रैंक है वो धीरे धीरे इंक्रीज किया है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंडिया की स्लो प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया के जितने भी लोग हैं जो कि अलग अलग चीजों को इन्वेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग जो पेटेंट की रजिस्ट्रेशन है या फिर पेटेंट मिलने में जो टाइमिंग है, डिले है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए कि अभी तक हमारी स्लो प्रोग्रेस इसमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू 2023 ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इसको रिलीज किया जाता है क्रॉस डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, और ये जो है आपका 2011 में बना था और इस रिपोर्ट को रिलीज करते आ रहे हैं, जिसके अंदर ये बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना रिस्क जो है ये देखने को मिलेगा। ये सबसे पहली ऐसी रिपोर्ट है जो कि क्लाइमेट को फिजिकली एनालिसिस करती है और इसके अंदर आइडेंटिफाई करती है, इवैल्यूएट करती है, एनालाइज करती है चीजों को और अल्टीमेटली बताती है कि क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कितने फाइनेंसेस जो हैं वो यूज होंगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इवन इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि टॉप 50 रीजन्स के अंदर यहाँ पे 9 इंडियन स्टेट्स आपको क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। दैट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर 9 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के रिस्क में हैं और इन्हीं स्टेट के अंदर आप कोई भी जो कंपनीज है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं आकर, ताकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अगेन ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है जो कि अगेन क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही बेस्ड है। आपने दोनों रिपोर्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से इन दोनों रिपोर्ट्स को मैं साथ साथ आपको पढ़ा रही हूँ। फिर अगर मैं बात करूं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 के रिगार्डिंग, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी बहुत बार पढ़ाया है। तो अगर मैं बात करूं जिनकी डेवोस समिट होती है बेसिकली, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बात की है। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग बात करूं तो ये रिपोर्ट बताती है कि आगे आने वाले 2 सालों के अंदर और आगे आने वाले 10 सालों के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आ सकता है आगे आने वाले 2 सालों के अंदर, और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इन द सेम वे यहाँ पे 10 ऐसे पॉइंट्स को इनलिस्ट किया गया है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रिस्क आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले 2 सालों के अंदर। ऐसे ही उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आगे आने वाले 10 सालों के अंदर जो भी रिस्क हैं उनको भी इनलिस्ट किया है। तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस रिपोर्ट के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एनुअल रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो बेसिकली ये एक लेबर फोर्स सर्वे है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा निकाली जाती है, जिसको हम मॉस्पी मिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंदर आपको 2 ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगी। एक है आपकी NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और दूसरा है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो NSSO जो है वो इस लेबर फोर्स सर्वे को निकालती है। इसके अंदर बेसिकली यही चेक किया जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नाम से ही क्लियर है कि दैट मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं और यहाँ पे उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि 5 साल के सबसे लो पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको जॉब्स मिली हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ है। अब अगर मैं बात करूं लेबर फोर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे लेबर फोर्स की आपको
पर्टिकुलर डेफिनेशन देखने को मिलती है। जैसे कि आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो लेबर फोर्स को डिफाइन करती है, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि जितने भी 15 साल और उससे अबव वाले जो लोग हैं वो 2 कैटेगरीज में लाइक करने चाहिए, तभी वो लेबर फोर्स के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? या तो वो एम्प्लॉयड होने चाहिए तब भी वो लेबर फोर्स में आएंगे, या फिर वो अनएम्प्लॉयड हों लेकिन वो जॉब ढूंढ रहे हों, तो उसको भी हम लेबर फोर्स के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है हर साल निकाला जाता है, और ये एक लंदन बेस्ड कंपनी के द्वारा निकाला जाता है जिसका नाम है हेनलेज एंड पार्टनर्स। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये बात करता है और कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पासपोर्ट को यहाँ पर कंपेयर करता है कि किसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा ओपन है या फिर किसका पासपोर्ट वीजा फ्री एंट्री दिलवाता है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है। जैसे कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 85th रैंक किया गया है, और जापान का जो पासपोर्ट है वो 1st रैंक किया गया है। दैट मीन्स जापान जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीज के लिए वीजा फ्री पासपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, वेयरएज इंडिया जो है वो सिर्फ 59 डेस्टिनेशन के लिए वीजा फ्री एंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स उन कंट्रीज में या फिर उन सिटीज में जाने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेयरएज ऑब्वियसली पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो होगी। फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो रिपोर्ट है ऐसा नहीं है कि अभी निकाली गई है, तो अगेन ये 2006 से निकालते हुए आ रही हैं, और यहाँ पे 199 कंट्रीज के जो पासपोर्ट हैं उनको कंपेयर किया जाता है, और अल्टीमेटली जिसका भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होगा तो दैट मीन्स उनके जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, चाहे वो स्टडी के लिए हो, टूरिज्म के लिए हो, या फिर बिजनेस के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट। तो बेसिकली ये रिपोर्ट बात करती है कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है और यहाँ पर जीडीपी कैसे ग्रो कर रही है। ग्लोबल जीडीपी के बारे में और कंट्री वाइज जीडीपी के बारे में ये बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि 2022 के अंदर जो जीडीपी है वो 3% से ग्रो कर रही थी, वेयर एज 2023 के अंदर जो जीडीपी है वो 1.9% से ग्रो करेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, और ड्रॉप जो है अलग अलग इफेक्ट्स की वजह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक हो गया, वॉर इन यूक्रेन हो गया, इसके अलावा भी महंगाई और एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी आपको ये जो ड्रॉप है ये देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट को किसके द्वारा निकाला जाता है, तो दैट इज यूएन देसा। यूएन देसा के बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले बात कर लेते हैं कि यूएन देसा एक और रिपोर्ट को निकालती है, दैट इज वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023। तो नाम से ही क्लियर है ये सोसाइटी के ऊपर बेस्ड रिपोर्ट है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर 65 ईयर और उससे ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि 2021 के टाइम पे जो ये पॉपुलेशन है वो 761 मिलियन है, वेराज 2050 तक आते आते ये पॉपुलेशन जो है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, दैट इज 1.6 बिलियन हो जाएगी। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ यूएन देसा के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन का ये एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन के आपको 6 ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ऑर्गन है आपका यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, तो जिसको बेसिकली हम यूएन इकोसोक के नाम से भी जानते हैं। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है ये काम करता है, इसकी अलग अलग सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड करता है, और इवन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जितनी भी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसका फॉलो अप भी यूएन देसा ही लेता है। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरिएट के अंदर लाई करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के ही अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो कि अलग अलग सर्विसेज और फॉलोअप्स लेने का काम करता है और कुछ रिपोर्ट्स भी यहाँ पर रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट बात करती है कि ग्लोबली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इस रिपोर्ट ने कुछ फाइंडिंग्स बताई हैं, वो ये कि 2022 के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो 2.3% से ग्रो कर रहा था,
वेयरएज 2023 के अंदर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 1% से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको देखने को मिलेगी और जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे लोअर क्वालिटी जॉब्स या फिर पुअरली पेड जॉब्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को बहुत टाइम से रिलीज करती आ रही है, इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी हिस्ट्री के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि 1919 के टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। उस टाइम पे एक पर्टिकुलर ट्रीटी हुई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सेल। ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो है वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे की गई थी और अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि ये तीनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें। तो बेसिकली ये एक ट्राई पार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 3 स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन बात करती है कि यूनिवर्सली यहाँ पर पीस को मेंटेन किया जा सके और यहाँ पे सोशल जस्टिस जो है इसको मेंटेन किया जा सके। तो आपने ध्यान देना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एंड इक्विटेबल फाइनेंसिंग। तो इस रिपोर्ट को यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा रिलीज किया गया है और ये बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में। तो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में अगर इक्वली सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी हो तो उसकी फाइनेंसिस के बारे में ये बात करते हैं। तो बेसिकली आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, इसके बारे में ये बात करते हैं। इसके अलावा आपको एसडीजी सारा के सारा एसडीजीज आपको याद होने चाहिए। जैसे कि पहले कुछ एसडीजीज, फर्स्ट है आपका नो पॉवर्टी, सेकंड इज जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ इज आपका क्वालिटी एजुकेशन। तो इसी एसडीजी के बारे में ये जो रिपोर्ट है ये बात करती है और यहाँ पर बात करती है कि इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कितनी फाइनेंसिस जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो नाम से ही क्लियर है, यूनाइटेड नेशन की ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि बच्चों पे ध्यान देती है, बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों को खाने पीने, हंगर पे, पॉवर्टी पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है और बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड जो है ये बच्चों को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी हायर एजुकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट को ये रिलीज करते हैं, दैट इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 एंड 2021। तो बेसिकली 1-2 साल पीछे ये सर्वे चलता है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इस रिपोर्ट को 2011 से रिलीज किया जा रहा है और ये बात करता है कि जितना भी हायर एजुकेशन है, जैसे कि पीएचडी हो गया, एमफिल, पीजी, यूजी, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं, इसमें कितने बच्चों की इनरोलमेंट है। तो अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में ये बात करते हैं कि टीचर स्टूडेंट की क्या इनरोलमेंट है, टीचर स्टूडेंट की क्या रेशो है, क्या क्या इनका रिजल्ट रहा है, क्या एजुकेशन में फाइनेंसेस जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं, या फिर हायर जो आपकी एजुकेशन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना है। तो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर ये बात करते हैं और यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि पिछले रिपोर्ट के मुकाबले जो स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो इंक्रीज की है। और इवन ये रिपोर्ट जेंडर डिवाइड के बारे में भी बात करता है कि हर एक कोर्सेज के अंदर कितने मेल्स और कितने फीमेल्स जो हैं आपको इनरोल्ड देखने को मिलेंगे। तो आपने ध्यान देना है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। इवन यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये डाटा प्रोवाइड करती हैं और अल्टीमेटली हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके पैरामीटर्स को भी अचीव करने के लिए इनका डाटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट 2023 एंड 2022 एंड 23। तो इस रिपोर्ट को आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका एक पर्टिकुलर थीम रहता है, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, द रोल ऑफ स्टेट्स। अब नाम से ही क्लियर है, द रोल ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनके फाइनेंसेस और उनके बजट के बारे में ये रिपोर्ट बात करती है और बताती है कि हर एक स्टेट का कितना रेवेन्यू रहा है, कितना एक्सपेंडिचर रहा है। उसके बेस पे आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बेस पे आपको आपकी जीएफडी, दैट इज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के बारे में ये बताता है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से
अब वाले जो साल हैं उसमें जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो डिक्रीज किया है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि अगर एक स्टेट ने अपना रेवेन्यू कलेक्ट किया, अलग अलग सोर्सेस से एक स्टेट को पैसा आएगा, वेयर एज उनका एक्सपेंडिचर भी होगा, दैट मीन्स खर्चे भी होंगे, तो जिस टाइम पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उस टाइम पे आपका फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है। तो जितना कम फिस्कल डेफिसिट होगा इसका मतलब है उतना अच्छा जो स्टेट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में यही बताया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस सालों में डिक्रीज किया है। तो आई होप इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो जो लेटेस्ट एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स जो है जो रिलीज की गई है उसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन है वो 48th रैंक आया है। इस रैंकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1944 में बनाया गया था और ये बात करती है कि कंट्रीज का जो एयर नेविगेशन है वो कितने हद तक इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 85.49% इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करूं तो चाइना का रैंक 49th है, दैट मीन्स हमसे एक कम है, और पाकिस्तान 100th रैंक में है। ये सारी चीजें बताता है कि इंडिया का जो एयर नेविगेशन है, जितने भी आपके एयरप्लेन्स हैं, क्या वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं या नहीं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए सिटीज के अंदर कि हर एक सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, तो उन्हीं सिटीज को ये रैंक करता है कि जैसे कि सिंगापुर और न्यूयॉर्क में रहने के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे महंगी सिटीज है रहने के लिए। सिंगापुर आपको पता ही है साउथ ईस्ट एशियन आपकी कंट्री है, सिटी भी है, और न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए के अंदर है। तो ये जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाली जाती है, और इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि पिछले कुछ सालों में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज किया है। दैट मीन्स यहाँ पे महंगाई देखने को मिली है, इन्फ्लेशन देखने को मिली है, वो भी अलग अलग चीजों की वजह से, जैसे कि यूक्रेन वॉर की वजह से। यहाँ पर आपको जो ग्लोबल प्राइसेस हैं ये इंक्रीज देखने को मिले हैं, इवन कॉमोडिटी के प्राइसेस हो गए, और आपके जितने भी करेंसीज हैं उनकी इधर से उधर मूवमेंट होती रहती है, तो उसकी वजह से भी ज्यादा महंगाई देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सिप्री रिपोर्ट। तो सिप्री अपनी एक रिपोर्ट निकालती है, इसका जो आपको थीम है ये देखने को मिलेगा, द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी 2021। तो सिप्री जो है स्वीडन स्टॉकहोम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेक करती है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपनी आर्म्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है। अब जब कंट्रीज अपनी आर्म्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगी, इसका मतलब यही है कि उन कंट्रीज में जो पीस है वो रिड्यूस हो रहा है, तभी तो यहाँ पे आर्म्स की सप्लाई ज्यादा हो रही है, या फिर आर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर यूएसए जो है वो आपको सबसे पहले नंबर पे देखने को मिलेगा, और यूएसए की जो आर्म्स प्रोडक्शन है वो 51% देखने को मिली है। चाइना सेकेंड नंबर पे है 18%, यूनाइटेड किंगडम जो है वो थर्ड नंबर पे है, दैट इज 6.8%। इंडिया जो है तो आपको 4% के अंदर देखने को मिलेगा, बेसिकली अदर कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। इंडिया की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ग्लोबली अगर देखा जाए, आर्म्स की जो प्रोडक्शन है इतनी ज्यादा नहीं है। वेयरएज इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि टॉप 100 ऐसी कंपनीज जो कि आर्म्स प्रोड्यूस करती हैं उसमें से 2 कंपनीज इंडिया की भी हैं। कौन कौन सी हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनको भी रैंक किया गया है टॉप 100 के अंदर, जैसे कि HAL की जो रैंक है दैट इज 42nd, बेल का जो रैंक है दैट इज 63rd, और इनकी प्रोडक्शन भी पिछले कुछ सालों से इंक्रीज की है, दैट इज 6.7% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में जितनी भी सेल्स है आर्म्स प्रोडक्शन के अंदर वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल।
तो बेसिकली ये जो टेबल है वो सेबर के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज अ सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये सेबर जो है वो यूनाइटेड किंगडम की एक इकोनॉमिक कंपनी है। बेसिकली यहाँ पे कंट्रीज को रैंक करती है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो किस हद तक ग्रो कर रही है, और उसी बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीज को रैंक करती है। इंडिया जो है वो आपको 5th रैंक पे देखने को मिलेगा। सबसे आगे आपको यूएसए देखने को मिलेगा, देन इज चाइना, जापान, जर्मनी देखने को मिलेगा, और 5वें नंबर पे इंडिया है। और इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया जो है इन सारी की सारी कंट्रीज को रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 2026 तक इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और जर्मनी को रिप्लेस कर देगा। 2032 तक इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और जापान को रिप्लेस कर देगा। और 2035 तक इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ जाएगा और $100 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बन जाएगा। तो आपने इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा कॉमन है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022। तो बेसिकली इसका 37th एडिशन है और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका एक पर्टिकुलर थीम रहता है, दैट इज रेमिटेंसेज ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। स्पेशल फोकस जो है वो क्लाइमेट माइग्रेशन के ऊपर दिया गया है। वो इस वजह से क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, इस वजह से लोग जो हैं अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रही हैं। ये जो रिपोर्ट है इसने ये बताया है कि यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज जो हैं वो देखने को मिली हैं जिसकी सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हैं। रेमिटेंसेस का मतलब यही है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाता है और उस कंट्री में जाके जॉब वगैरह करता है और अल्टीमेटली उस कंट्री की जो करेंसी है या फिर रेमिटेंसेस जो हैं या फिर गिफ्ट्स जो हैं या फिर रुपीज जो हैं तो उसको अपनी खुद की कंट्री में भेजता है, तो उसी को ही हम रेमिटेंसेस के नाम से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 5 ऐसी कंट्रीज देखने को मिली हैं जिसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस देखने को मिले हैं, जैसे इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड इजिप्ट। और इवन इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि 2022 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस तो थे, लेकिन फिर भी इंडिया के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने $100 बिलियन के जो रेमिटेंसेस हैं वो इंडिया के अंदर भेजे हैं। तो बेसिकली ये जो रेमिटेंसेस हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन करता है और अल्टीमेटली हमारे जो फिस्कल डेफिसिट और ये सारी चीजों में कंट्रीब्यूशन करता है। इस रिपोर्ट ने इवन ये भी बताया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जो इंडिया के रेमिटेंसेस हैं वो 12% से इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा रिलीज करी गई ये रिपोर्ट है, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि ग्लोबली जो जीडीपी है वो कितने परसेंट रेट से ग्रो कर रही है। जैसे कि 2024 के अंदर जो जीडीपी है वो 2.7% से ग्रो करेगी, 2023 के अंदर जो जीडीपी है वो 1.7% से ग्रो करेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको डाउनफॉल जो है ये देखने को मिलेगा। जैसे कि फिस्कल ईयर 2023 के अंदर 6.9% से इंडिया की जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। 2022 के अंदर 8.7% से ग्रो की थी और अगले साल में 6.6% से ग्रो करेगी। तो दैट मीन्स आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। तो बेसिकली इस रिपोर्ट को भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है और ये रिपोर्ट बात करती है कि इंडिया के अंदर जितना भी क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज्ड टेम्परेचर आपको देखने को मिला है, तो उस इंक्रीज टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ये रिपोर्ट बात करती है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको स्फीयर हीट वेव्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इससे इफेक्टेड जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे और इवन ये बात करती है कि बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो लॉस होगी, जॉब लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रिपोर्ट बात करती है कि आगे आने वाले 2037 तक जो कूलिंग डिमांड है, दैट मीन्स जो इंक्रीज टेम्परेचर हुआ है उसको कूल डाउन करने की जो डिमांड है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है उसको रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो देखने को मिली है दैट इज $1.6 ट्रिलियन बाय 2040।
तो आपने इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है। आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू। तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है कि किस तरीके से हम वायलेंस को और इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है ओवरव्यू बताती है कि कितनी जो इंजरीज हैं आपको देखने को मिली है या फिर कितनी डेथ हुई है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि अनइंटेंशनल कॉज और वायलेंस की वजह से 4.4 मिलियन लोगों की डेथ हुई है और जो कि ग्लोबली 8% ऑफ ऑल डेथ्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इवन इस रिपोर्ट ने बताया है कि इंजरीज का, डेथ का जो सेकंड लीडिंग कॉज है दैट इज रोड ट्रैफिक इंजरीज, वो भी 5 से लेके 14 साल के एज ग्रुप के बीच में। और इवन यहाँ पे और भी इंजरी रिलेटेड आपको पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे रोड ट्रैफिक इंजरीज की वजह से, होमिसाइड की वजह से, सुसाइड की वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर कितनी कितनी डेथ्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि ग्लोबली जितना भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन WHO ही निकालता है। WHO जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। 1948 में इसको बनाया गया था। तो आई होप यहाँ तक आपको जो रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और रैंक्स एंड रिपोर्ट्स को कवर करने वाले हैं। इसकी जो फाइंडिंग्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप HCS प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आप HCS मेंस के अंदर भी इसकी फाइंडिंग्स को मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।